Friends, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग बाय जॉन डन। वैलिडिक्शन जो है वो जुदाई को कहते हैं, सेपरेशन को कहते हैं। और इस पोएम में जो जॉन डन है वो अपनी वाइफ से सेपरेट होने जा रही हैं एक दफ़ा फिर। उनकी पहले भी हमने कुछ पोएम्स पढ़ी थी जिनमें उनको अपनी वाइफ से सेपरेट होते हैं, तो लेकिन उन पोएम्स में ये था कि उनकी वाइफ जो है ना वो रो रही होती है और उनको हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। लेकिन इस पोएम में जो जॉन डन है वो खुद इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक दफ़ा रो लेना चाहता हूँ जाने से पहले। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इमोशनल सी पोइम है ये। और स्टार्ट करते हैं। 27 लाइंस की पोइम है, तीन स्टैंजास की, हर स्टैंजा की 9 लाइंस हैं। पहले और एक और बात आपको बता दूं पोइम को स्टार्ट करने से पहले कि इसकी जो है ना, इसकी टेक्स्ट का लेक्चर जो है वो मैंने लहदा से प्रिपेयर नहीं किया। मैंने इसकी टेक्स्ट के और एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इसी लेक्चर में क्रिटिकल एनालिसिस में ही ऐड कर दिए। तो आपने इतनी ज़्यादा टेक्स्ट की लाइंस को देख के घबरा नहीं जाना। आपको पूरी पोइम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेक्स्ट की लाइंस उतनी याद कर लीजिएगा जितनी आपको ईजीली याद हो जाएँ, और उनको अपने क्वेश्चन में एज अ कोटेशन यूज़ कीजिएगा। वेलडिक्शन ऑफ वीपिंग इज़ वन ऑफ द डन्स बेस्ट पोइम। इसकी जो बेहतरीन पोइम्स हैं उनमें से एक है। इन इट ही यूजेस मेमोरेबल इमेजेस टू स्पीक अबाउट रिलेशनशिप एंड इट्स टू पार्टनर्स। अब दो पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप होता है, उनके जो इमोशनल्स होते हैं, उनको बयान करता है। द फर्स्ट पर्सन स्पीकर एड्रेसेस देयर लवर एंड डिस्क्राइब देयर ग्रीफ एंड कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस अबाउट द सेपरेशन दे आर अबाउट टू गो थ्रू। कि वो जो दोनों एक दूसरे से जुदा होने जा रहे हैं, तो उसमें जो स्पीकर है, जो जॉन डन है ना, वो अपनी लवर से मुखातिब होकर अपने गम का इजहार कर रहे हैं। द पोइम इज़ ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ डन यूज़ ऑफ कंसीट्स। इसके अलावा जो डन अपनी पोइट्री में कंसीट्स का, इमेजरीज का इस्तेमाल करता है, उसकी भी एक बेहतरीन मिसाल है ये पोएम। मतलब अगर आपको पेपर में यूज़ ऑफ कंसीट्स एंड इमेजरी पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें इस पोएम का रेफरेंस दे सकते हैं। Summary: Valediction of Weeping by John Donne describes the troubled, parting and powerful emotions of the speaker and his current lover। कि मेन इस पोइम का आइडिया ये है कि जॉन डन जो है, जो उन दोनों की जुदाई पे जो तकलीफ़ है, जो दर्द है ना, उसके जो इमोशंस हैं उनको अपनी लवर को, अपनी बिलव्ड को, अपनी वाइफ एनी मोर को बता रहा है। तो स्टैंजा 1 है इसका। लेट मी पोर फॉर्थ माई टीयर्स बिफोर थाई फेस वाइल्स्ट आई स्टे हियर, for the thy face coins them and thy stem they bear, and by the mintage they are something worth, for thus they be pregnant of thee fruits of for thus they be pregnant of thee fruits of much grief. They are emblems of more when a tears fall that thou falls which it bore, so thou and I are nothing then when on diverse shore. In the first stanza of this piece, the speaker begins by asking his listener to allow him some tears. अब फर्स्ट स्टैंजा के इस पीस में पोइट जो है ना अपनी बिलव्ड को, अपनी एनी मोर को, अपनी वाइफ को जो है वो कहता है, उससे दरख्वास्त करता है कि मुझे एक दफ़ा रोने की इजाज़त दे दी। एज इज़ एविडेंट थ्रू द टाइटल ऑफ द पोइम अ पार्टिंग इज़ सून टू अकर। कि इसके टाइटल से ही पता चलता है कि यानी वो दोनों जो हैं एक दूसरे से जल्द जुदा होने वाले हैं। द लिसनर इज़ द स्पीकर लवर। अब जो लिसनर है ना, जो पोइट जॉन डन है ना, वो स्पीकर है और लिसनर उसकी वाइफ है। एंड दिस इंटायर पीस इज़ डायरेक्टेड एट हर। और तमाम जो पोइम है ना उसको जो है डेडिकेट की गई है। शी डज़ नॉट हैव वन वॉइस इन 3 स्टैंजाज। अब उसकी यानी उसकी वाइफ जो है ना वो जवाब में उसको कुछ नहीं कहती, उसकी कोई लाइन नहीं है। जो भी कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जॉन डन कह रहा है। आल्सो द स्पीकर डज स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एक्सप्लेनिंग द पावर शी हैज़ ओवर हिम। तो उसमें उसने बहुत अच्छी तरह से वजाहत की है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसके इमोशंस में कितनी ताकत है। फॉर दिस लाइन्स मोस्टली प्रेजेंट इन द सेकंड स्टैंजा वन कैन इमेजिन द रोल शी हैड इन हिज लाइफ। कि इसके सेकंड स्टैंजा को जब हम स्टडी करेंगे ना तो हमें ये पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में उसकी वाइफ की कितनी अहमियत है। द कपल हैज़ अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट टुगेदर। उनके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही बचा है इकट्ठे। एंड सो स्पीकर आस्क दैट ही बी अलाउड टू क्राई विल्स्ट ही इज़ स्टिल देयर। कि जब तक वो यहाँ है तो वो अपनी बीवी से रोने की इजाज़त मांग रहा है। ही वांट्स टू मेक श्योर शी सीज हिज एंग्विश। वो ये जानना चाहता है कि वो उसकी तकलीफ़ को देखेगी। ही रेफर्स टू हिज ओन टेयर्स एज हैविंग देयर सोर्स इन द लिसनर्स ओन फेस। वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चेहरे पे जो आंसू हो ना उनको तुम महसूस करो, उनको देखो। हर visage hot and spiritual being coins them on or creates them।
तो वो कहता है कि मतलब यानी तुम जो मेरे इमोशंस को अपनी आंखों से भी देखो, अपने दिल से, अपनी रूह से भी महसूस करो। व्हेन दे रोल डाउन हिज चीक्स दे बियर द स्टैम्प ऑफ द लिसनर। वो कहता है कि जब मेरे जो आंसू होंगे ना, जब मेरे गाल पे आ जाएंगे ना, तो इनको जो है स्टैम्प मिल जाएगी, इन पे मोहर लग जाएगी हमारी मोहब्बत की, और तुम तक वो मेरे आंसू जो है, मेरा दर्द जो है पहुंच चुका है। शी इज़ द क्रिएटर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज ग्रीफ। अब उसकी जो वाइफ है ना, वो उसका सब्जेक्ट मैटर है, उसके गम की वजह है, क्योंकि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द क्लेवर मेटाफिजिकल कंसीट्स डन इज नोइंग फॉर इम्प्लाइड। तो ये उसके कंसीट्स की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि डन को जो है ना पॉइंट ऑफ कंसीट्स भी कहा जाता है। He adds that it is only due to their origin the listeners face that they are something worth। वो कहता है कि यानी जो लिसनर यानी उसके आंसुओं को देख के जो उसकी वाइफ के लिसनर के जो एक्सप्रेशन होंगे ना, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। द वर्थ टीयर्स प्रोसेस सून फॉल्स इनटू द क्वेश्चन। ही कॉन्टिन्यूज ऑन स्पीकिंग अबाउट द कॉइन टीयर्स एज बीइंग प्रेग्नेंट विद द लिसनर्स। अब वो कहता है कि जो उसके आंसू हैं ना, वो इतने अनमोल नहीं होंगे, यानी इतने उनकी कह लें घटिया या फिर बेमोल नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही कीमती होंगे सिक्कों की तरह। दे आर फिल्ड विद हर बीइंग एज इफ दे वर ट्रू स्पॉन्स ऑफ हर ओन बीइंग। वो कहता है कि वो उसके इमोशंस का, उसके जो है जज्बात का वाज़िया सबूत होंगे। द मेटाफर ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूज एंड एक्सपेंड्स। मतलब अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, उसने मेटाफर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाउ थो ही टीयर्स द टीयर्स आर नाउ मोर लाइक फ्रूट दैन दे आर कॉइन्स। वो कहता है कि उसके जो टीयर्स हैं वो फ्रूट की तरह नहीं बल्कि कॉइन्स की तरह हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पीकर्स करंट ग्रीफ। और वो उसके गम का मुंह बोलता सबूत है। और अ सिग्नल डैट देयर इज़ अ ग्रेट डील मोर ग्रीफ बीनीथ द सरफेस। और इसके अलावा वो कहता है कि उसके आंसुओं से पता चलता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। मतलब उनका यानी वो एक अलग ही मीनिंग दे रहे हैं उसके जो आंसू हैं। द लिसनर इज़ सो मच अ पार्ट ऑफ द स्पीकर टीयर्स व्हेन दे फॉल डाउन हिज फेस। अब जो लिसनर है ना, वो उससे जो है थोड़ा सा दूर है। जब उसके चेहरे पे उसके आंसू गिरते हैं, शी फॉल्स टू, तो वो भी रोने लगती है। एट द सेम टाइम द टीयर्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम द स्पीकर। और उसी वक्त पे यानी जब वो स्पीकर होता है ना, तो उसकी वाइफ भी रो पड़ती है। दिस चेंजेस देयर एसेंस मेकिंग देम वर्थलेस। और ये जो सीन होता है ना, बहुत ही बेमोल होता है। देयर आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ हिम। देयर फ्यूचर इज़ प्लेइंग आउट इन द वर्थलेस नेचर ऑफ द फॉलन टीयर्स। कि वो अब अपने जुदा होने का जो गम है ना, वो आंसू गिरा के जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोन इनफ द टू विल बी ऑन डाइवर्स शोर सेपरेट एंड देयर फॉर नथिंग। ये लाइन चाहे स्किप कर दें। आगे स्टैंजा 2 देखिए। ऑन अ राउंड बॉल अ वर्कमैन डेट हैथ कॉपीज बाय कैन ले and your pick a Frick and an Asia and quickly make that which was nothing all so doth each other which thee doth wear a globe give a word by that impression grow till thy tears mixed with mine do overflow this world by waters sent from thee my heaven dissolved so। अब देखिए द सेकंड स्टैंजा इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द थ्री। अब ये जो सेकंड स्टैंजा है ना, वो उसके जितने भी 3 स्टैंजाज हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हियर द स्पीकर बिगिंस बाय रेफरिंग टू अ राउंड बॉल। अब यहाँ पे वो एक राउंड बॉल की बात करता है। देयर इज रेफरेंस टू अर्थ। इसमें उसने ज़मीन की बात की है। इन पर्टिकुलर अ ग्लोब क्रिएटेड बाय अ वर्कमैन, कि उसने ग्लोब में यानी जितनी कंट्रीज आते हैं ना, उनका जिक्र किया है। इट इज़ ऑन अ स्मॉलर स्केल देयर फॉर इट इज़ ईजी फॉर हिम टू ले एन यूरोप अफ्रीका एंड एन एशिया ऑन इट्स सरफेस। द एबिलिटी टू क्रिएट डिस्कवर एंड एक्सप्लोर दिस प्लेसेस टर्न नथिंग इन टू ऑल with what seems like a detour from the main point of the poem. The speaker compares the globe without the continents to the globe। अब क्या कर रहा है कि उसने ये कंट्रीज का नाम लेके वो क्या बताना चाह रहा है। वो स्पीकर जो है वो ग्लोब में जो कॉन्टिनेंट्स आते हैं, जो बरसगीर आते हैं, उनका जिक्र करता है। when the land masses are present on the surface the sphere has meaning। वो कहता है कि जब ये लैंड मैसेज, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये ज़मीन पे जब पाए जाते हैं तो इनके कुछ मीनिंग्स होते हैं। बट बिफोर दे प्लेस्ड और इफ़ दे आर रिमूव्ड दे आर नथिंग। लेकिन वो कहता है कि अगर इनको हटा दिया जाए या इनको कहीं रख दिया जाए तो उनका कोई मायने नहीं रहता। मतलब उनकी जो है पार्टीशन हुई है ना, तो तमाम सब कॉन्टिनेंट्स की, तो वो कहता है कि अगर इनकी पार्टीशन को ख़त्म कर दिया जाए तो ये जो है बेमायनी हो जाएंगे। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ द स्पीकर सीज हिज एंड लिसनर्स टीयर। वो कहता है कि यानी जिस तरह से, उसी तरह से मेरे और मेरी बीवी के जो आंसू हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। जस्ट एज द क्राफ्टमैन कैन बिल्ड अप हिज वर्ल्ड विद द एडिशन ऑफ लैंड्स। अब वो कहता है कि जैसे कोई क्राफ्टमैन जो होता है ना, वो लैंड्स को अपनी यानी वो किसी भी ज़मीन के टुकड़े से जो है ना अपनी दुनिया तामीर कर सकता है। मतलब अगर हम कोई घर लेते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं तो उस पर हम अपना घर बनाते हैं, तो वो हमारी पूरी दुनिया होता है। हम
उसमें हर चीज़ अपनी ज़रूरत की जो है वो बिल्ड करते हैं। द टीयर्स इंक्रीज ऑन द लिसनर्स फेस, तो ये वो जैसे जैसे वो बातें कर रहा होता है तो उसके जो आंसू होते हैं ना उसकी वाइफ के, वो और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। दे टू आर लाइक अ वर्ल्ड और ग्लोब, वो भी जो है दुनिया की तरह, ग्लोब की तरह हो जाते हैं। व्हेन दे आर न्यूमरस इनफ दे कंबाइन विद स्पीकर्स एंड ओवरफ्लो, मतलब जब वो उसके इनफ इतने ज़्यादा आंसू आ जाते हैं कि वो स्पीकर का जैसे जैसे उसकी बात उसके जहन में जाती है तो उसके इमोशंस और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और उसके आंसू आते जाते हैं। दे बिकम टू मच फॉर आइथर ऑफ देम टू बियर, लीडिंग टू डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस ऑफ देम बोथ टू देम बोथ, कि वो दोनों जो है वो जो उसके आंसू है ना वो ऐसा लगता है कि उनके किसी डिस्ट्रक्शन की तरफ या किसी बुरे नताइज की तरफ उनको ले जाएंगे। द यूनिफिकेशन ऑफ देयर म्यूचुअल टीयर्स हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट दैन द स्पीकर्स लॉन ग्रीफ, मतलब पहले तो स्पीकर जो था, जो जॉन डन था, वो अकेला रोना चाह रहा था ना, लेकिन अब उन दोनों के जो टीयर्स हैं वो म्यूचुअल हो चुके हैं, उनकी यूनिफिकेशन हो चुकी है, वो एक हो चुके हैं। दे मिक्स एंड देन डिजॉल्व अगेन, वो उनको मिक्स कर देते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं। डन स्पीकर हैप्पीनेस इज ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, कि डन की जो ये पोएम्स है, जितनी भी पोइम्स होती हैं ना, उसमें वो अपनी हैप्पीनेस को या अपने सॉरोस को इतनी अच्छी तरह से बयान करता है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जो है तबाही के या फिर किसी चीज़ की क्रिएशन के आखिरी दहाने पर है। स्टैंजा 3 है, ओ मोर देन मोन ड्रॉ नॉट अप सीज टू द ड्राउन मी इन थाई स्फीयर, वीप मी नॉट डेड इन थाइन आर्म्स, but forbear to teach the sea what it may do too soon. Let not the wind example find to do more harm than it purpose. Since though, and I see once another's breath, whoever sigh most is cruelest and hastest the other's death. अब फाइनल स्टैंजा में क्या बात हो रही है? द फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम बिगिंस विद अ रेफरेंस टू अनदर ग्लोब। अब उसमें एक दूसरे ग्लोब की बात कर देता है, वो चांद पे चला गया जी। ही स्टेट्स दैट हिज लवर इज मोर देन द मून, वो कहता है कि उसके लिए जो उसका महबूब है वो चांद से भी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम शी हैज़ पावर्स सिमिलर टू दोज द मून पोसेसिस, वो कहता है कि उसमें इतनी ही ताकत है जितनी कि चांद में है। ही इज़ समवट अफ्रेड दैट व्हाट शी और हिज लव फॉर हर विल डू टू हिम, लेकिन बस उसे इस बात का खौफ है कि जो उसकी महबूबा है कि वो भी उससे इतनी मोहब्बत करती रहेगी। ही आस्क हर नॉट टू ड्रॉ अप सीज टू ड्राउन him in her sphere. The speaker knows that he will not survive if he is consumed by the seas in the listener's own tears. अब स्पीकर ये बात जानता है कि अगर वो इसी तरह से अपनी महबूबा के आंसू देखता रहेगा, अपनी उसकी इसी तरह से वो उसकी महबूबा जो है रो रो के समंदर लगा देगी, तो वो भी जिंदा नहीं बच पाएगा। दे आर टू पावरफुल, वो कहते हैं कि उसके आंसू में बड़ी ताकत है। द स्पीकर इज़ वेरी मच अगेंस्ट क्राइंग बट बाय दिस पॉइंट्स इन पोएम, तो ऐसा लगता है कि अब स्पीकर जो है ना वो रोने के खिलाफ हो गया। ही आस्क्स द लिसनर टू ट्राई नॉट टू क्राई एज वेल एज इट विल डू ओनली डू हिम हार्म, वो कह अब जो है ना वो अपनी वाइफ को मना कर रहा है कि नहीं हमने रोना नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम रोगी नहीं, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। दे शुड कीप देयर टीयर्स इन, वो कहता है कि अपने आंसुओं को हमें अंदर ही रखना चाहिए। एंड शी शुड नॉट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज टीच द सी एंड विंड सीक हिम आउट, वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी समंदर या कोई भी हवा जो है ना इन तक पहुँच सके। दीज एलिमेंट्स वुड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट हिज एंड एज हिज ट्रेवल्स, वो कहता है कि जो हमारा जो जुदाई का सफ़र है वो जल्दी ख़त्म हो जाना है, तो इसमें तो कोई इतनी रोने वाली बात नहीं है। हालांकि वो शुरू में खुद उसने कहा था कि मैं जाने से पहले एक दफ़ा रोना चाहता हूँ, लेकिन जब वो अपनी बीवी को बेतहाशा रोते हुए देखते ना तो फिर उसे देखा नहीं जाता, ये चीज़ उसके लिए बेरेबल नहीं होती। It is interesting to analyze the amount of power he bequeaths the listeners with. She has the ability to destroy him with a simple word or the sea or the wind. वो कहता है कि उसमें ऐसा लगता है कि यानी किसी हवा की तरह या किसी तूफान की तरह या किसी समंदर की तरह ये उसको तबाह कर देंगे उसके आंसू। As stated above, lines such as these are only information the reader receives about the listener as a poem. डन स्पीकर मोनोलॉग डज नॉट अलाउ फॉर एनी अदर वॉइसेस। अब डन जो स्पीकर है ना मोनोलॉग, वो कहते हैं कि जो उसकी अपनी इंटीरियर थिंकिंग होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, so one must do what he choose to reveal about her and they are dynamic। ये लाइन स्किप कर दें, चाहे डन से लेकर डायनामिक तक स्किप कर दें। इन द फाइनल लाइन द स्पीकर समराइजेज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रीवियस लाइन। अब वो जो उसने पीछे बात की है ना उसको समराइज कर देता है। ही डज नॉट बिलीव द डैट ग्रीफ और द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ विल डू
आइथर ऑफ देम एनी गुड, वो कहता है कि अब उसने ये बात मान ली है कि कहता है हमारा यानी उदास होना, गम करना या फिर गम का इजहार करना मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए अच्छा होगा. इनफैक्ट ही थिंक्स दैट इफ वन ऑफ देम गिव्स इन टू ग्रीविंग इट विल हास्टन द अदर्स डेथ. वो कहता है कि बल्कि मुझे तो ये लगता है कि अगर हम दोनों में से कोई एक भी गम ज़्यादा होता है ना तो इससे दूसरे जो है दूसरा बंदा भी खुश नहीं रह सकता, तो उस दूसरे बंदे का जो है ना मौत के करीब चला जाएगा, मतलब वो तो मर ही जाएगा ना. कि अगर यानी जॉन डन जो है वो सैड होता है तो उसकी बीवी के लिए ये मरने का मुकाम होगा, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी. और वो कहता है कि अगर मैं तुम मुझे इसी तरह से रोता हुआ देखोगी तो शायद ये तुम्हारे लिए जो है अनबियरेबल होगा और तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा. अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो मेरे लिए भी ये चीज़ अनबियरेबल होगी. इसके अलावा इस पोइम में कुछ थीम्स दिए गए हैं. द प्राइमरी थीम्स एट वर्क इन वैलिडेक्शन ऑफ वीपिंग और सेपरेशन एंड यूनिटी. कि इसके जो प्राइमरी थीम्स है ना वो सेपरेशन है, मतलब इलाहदगी, और यूनिटी और इकट्ठा होना है. थ्रू आउट द पोइम द स्पीकर डिस्कसिंग द अपकमिंग सेपरेशन ही एंड हिज लवर्स आर गोइंग टू हैव गो थ्रू. अब पूरी पोइम में उसने एक इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में उससे जाने से पहले उसने ये पोइम लिख डाली है. ही वॉन्ट्स हर टू नो एंड सी हिज ग्रीफ सो डैट ही शी माइट अंडरस्टैंड हाउ ही फील्स. वो ये चाहता था कि उसकी बीवी जो है उसके गम को, उसके आंसुओं को देख ले ताकि वो समझ सके कि उससे कितनी मोहब्बत करता है. दे आर सो इंटरविन डैट शी डिस्क्राइब्स हिज टीयर्स एज ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम हर सेंस. और वो उसको बताता है कि ये जो आंसू है ना ये दिखावे के नहीं है, ये मेरे अंदर से निकल रहे हैं. हिज थॉट प्रोसेस on what's grief is and how it should be exposed evolve in the next lines as he suggests that tears actually make the motion worth nothing. ये लाइन में स्किप कर दें, his thought से लेकर worth nothing तक स्किप कर दें. rather than showing their emotions she टू शुड कीप देम अंडर कंट्रोल. वो कहता है कि हमें जो है अपने जज्बात का इजहार करने के बजाय हमें अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए. अदरवाइज समथिंग टेरिबल कुड हैपन टू देयर रिलेशनशिप, वरना हमारे इससे हमें या हमारे रिश्ते को कोई नुकसान पहुंच सकता है. अब इस पोइम का स्ट्रक्चर और फॉर्म कैसी है. वैलिडेक्शन ऑफ वीपिंग बाय जॉन डन इज 3 स्टैंजा मेटाफिजिकल पोइम दैट इज सेपरेटेड इनटू सेट ऑफ 9 लाइन्स. अब ये जो पोइम है वैलिडेक्शन, ये 3 स्टैंजास की जो है पोइम है और हर स्टैंजा की 9 लाइन्स हैं. द लाइन्स वेरी ग्रेटली इन लेंथ एंड बट डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक सिलेबिक पैटर्न. और तो मतलब काफ़ी लेंथी सी जो है ना ये पोइम जो है ना दूसरी पोइम्स की निस्बत थोड़ी लेंथी है. द राइम स्कीम इज़ लेस कॉम्प्लेक्स. इसकी राइम स्कीम जो है इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है. इट कन्फर्म्स टू अ पैटर्न ऑफ ABBA CCDDD. मतलब इसकी जो फर्स्ट लाइन है और फोर्थ लाइन है ना उसके एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हैं. सेकंड लाइन और जो थर्ड लाइन है उसके एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हैं. और फिफ्थ लाइन और सिक्स लाइन के एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हैं. और 7, 8 और 9 लाइन के एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हैं. अल्टरनेटिंग एंड साउंड द पोइट्स ऑफ इट. मतलब उसने राइम स्कीम को जो है ना वो चेंज करता रहा है जैसे उसको मुनासिब लगा है. लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया इस पोइम में. वैलिडेक्शन ऑफ वीपिंग मेक्स यूज ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस सम ऑफ विच आर क्रुशियल टू इट्स कैटेगराइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोइम. क्योंकि ये पोइम जो है उसकी मेटाफिजिकल पोइम्स में से है तो उसने ऐसी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है कि जो उसके लिए बहुत ही क्रुशियल लगता है. इट इज़ ए क्लेवर मेक्स यूज ऑफ एक्सटेंडेड कम्प्लीमेंटेड मेटाफर्स एंड इन्वेस्टिगेट्स इंपॉर्टेंट वर्डली क्वेश्चन. उसने जो है बहुत ही अहम सवालात उठाए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है. दीज पीसेज ऑफ पोइट्री ऑल्सो हैड द गोल ऑफ सरप्राइजिंग अ रीडर विद द कंपैरिजन ड्रॉन बाय द पोइट. अब ये जो पोइट्री के पीसेज हैं वो उसको हैरान कर देने वाले हैं कि किस तरह से एक पोइट जो है ना वो डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन करता है. यूजुअली दीज आर बिटवीन टू वेरी अनलाइकली थिंग्स दैट इनिशियली सीम्स टू हैव नो कनेक्शंस. आगे as was common in Dunn's poetry there are a number of these extended metaphors present. अब उसकी पोइट्री में बहुत लातादाद मेटाफर्स मिले हैं. इन दिस केस ड्यू टू देयर कम्प्लेक्सिटी दे आर नाउन एज कंसीट्स. तो ऐसे जो कि कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स होते हैं ना उनको कंसीट्स कह दिया जाता है. द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज डिस्क्राइब्स टीयर्स इन पावरफुल वर्डली टर्म्स. कि उसने आंसुओं की ताकत को कितनी अच्छे अंदाज में बयान किया है. दे आर स्पोकन इन रिलेशन टू द राउंड बॉल ऑफ द अर्थ एंड सीज. के उसने उनका कंपेरिजन जो है वो अर्थ के साथ की है, कभी सी के साथ किया है, कभी ग्लोब के साथ की है. दे आर ऑल्सो इम्ब्यूड विद अ नंबर ऑफ पावर्स एंड फीचर्स. द स्पीकर्स ओन होल्ड ऑफ लिसनर्स इमेज एंड लिसनर्स टीयर्स हैव द पावर्स टू. ये लाइन स्किप कर दें. आगे डन स्पीकर इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द यूज ऑफ टीयर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड. अब उसने जो है बहुत अच्छे अंदाज में इस बात का बयान कर दिया है कि आंसुओं के क्या नुकसान होते हैं और क्या इफेक्ट होते हैं. एट फर्स्ट ही वांट्स टू क्राई एंड वांट्स हिज लिसनर टू सी हिम डूइंग इट. पहले स्टार्ट में तो वो ये चाहता है कि वो भी रोए और उसकी महबूबा भी रोए. दिस वे शी विल नो शी ही इज़ गिविंग फॉर देयर सेपरेशन. ताकि उनको पता चल सके कि वो एक दूसरे के अलग होने पर कितने गमजदा हैं. सून थो शी आस्क्ड दैट ऑल टीयर्स स्टॉप.
लेकिन जल्द ही उसको ये महसूस होता है कि उनके आंसुओं को रुक जाना चाहिए। दे आर सो पैक्ड विद द लिसनर्स इमेज एंड इंसेंस दैट दे आर फॉलिंग डिग्रेड्स हर। फिर लेकिन बाद में वो कहता है कि तुम्हारा रोना जो है ना मुझे तकलीफ देता है, इनको रोक लो। देयर फॉर देयर लव एज द पोइम प्रोग्रेसिस द स्टेक्स इंक्रीजेज। मतलब पोइम जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना तो वो उसका पोइम का जो टोन है, जो उसका मेन आइडिया था ना, वो चेंज होता जाता है। मतलब पहले वो ये चाह रहा था कि उसकी बीवी रोए और वो भी रोए, लेकिन बाद में वो कहता है कि हमारे आंसू जो है ना हमारे रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। By the time Dunn gets to the last line, she couples tears have the ability to hasten the other's death. वो कहता है कि अगर हम ऐसे ही रोते रहे तो हम दोनों में से किसी की मौत भी हो सकती है। If one person cries, the other will surely be caught in the wake of those emotions will be drowned. वो कहता है कि जाहिर सी बात है, हम दोनों में से कोई एक भी रोता है तो हम जो है उसके गम में उतने ही डूब जाएंगे। इसके बाद टाइटल देख लेते हैं। इसका जो टाइटल है इसके लिए एप्ट है या नहीं, सूटेबल है या नहीं। बिफोर बिगनिंग दिस पीस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइटल। के पोइम को पढ़ने से पहले ना हमें उसके टाइटल का पता होना चाहिए। दिस पीस इज़ नॉट ओनली वन ऑफ डन्स विच यूटिलाइज द वर्ड वैलिडिक्शन, यानी उसकी और भी पोइम्स हैं कि वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग भी है, कि ये सिर्फ अकेली पोइम नहीं है जिसमें उसने वैलिडिक्शन का वर्ड यूज़ किया है। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस एंड वेल स्टडीड वर्ड्स वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज जस्ट वन एग्जाम्पल। के उसके अलावा भी उसकी वैलिडिक्शन वाली पोइम्स हैं। द वर्ड वैलिडिक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब अ टेक्स्ट फॉर bidding farewell to a specific listener। के वर्ड जो वैलिडिक्शन है ना वो उसका मतलब ये नहीं होता है जुदाई या फिर जुदाई पे किसी चीज़ से मना करना। इन दिस केस द पोइम इज़ एड्रेस टू अ करंट लवर फ्रॉम होम द स्पीकर इज़ सून टू पार्ट। इसमें भी जो अपनी वाइफ को, अपनी जो लवर को मुखातिब करके कह रहा है, जो जिससे वो जल्द ही जुदा होने वाला है। इट इज़ थॉट बाय सम डैट दिस पीस वॉज रिटन आफ्टर डन सीक्रेट मैरिज। और ये भी सुनने में आया है कि उसने कोई सीक्रेट मैरिज कर रखी थी जब वो अपनी वाइफ से जो था थोड़ा दूर जा रहा था, कहीं उसने जाना था, तो ये पोइम उसने तब लिखी थी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सेपरेशन, जब उसने उससे जुदाई को इख्तियार करना था। हिज मैरिज वॉज अ टॉपिक डैट केम अप फ्रिक्वेंटली विद इन हिज पोइट्री। आगे फुल स्टॉप लगाइएगा कि उसकी जो जितनी भी मोस्टली जो पोइम्स है ना जो लव पोइट्री वाली हैं उसमें वो अपनी वाइफ एनीमोर की, अपनी शादी की, अपनी मैरिज की, अपनी वेडिंग नाइट की, अपने बेडरूम की, यही चीज़ बातें वो करता है। टू कंक्लूड वी कैन से डैट अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग इज इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट बाय जॉन डन अ टेल ऑफ अ सैड गुड बॉय। अब वैलिडिक्शन जो पोइम है ना वो इसकी एक मेटाफिजिकल पोइट्री में से है और उसमें जो है जॉन डन ने एक टेल सुनाई है गुड बाय कहने की, अपनी सेपरेशन की, अपनी फेयरवेल की। As the speaker and his beloved share a last embrace before the speaker leaves on the long voyage। अब इसमें क्या है कि स्पीकर और उसकी जो महबूबा है ना वो अपने एक लंबे सफ़र के लिए जुदा होने जा रहे हैं। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट हिज बिलव्ड मीन्स टू हिम। और वो उसको बताना चाहता है कि उसकी बीवी की उसके लिए क्या वैल्यू है। लिटरली एवरी टीयर ड्रॉप दैट होल्ड्स हिज बिलव्ड रिफ्लेक्शन। और उसके हर आंसू में उसकी बीवी की मोहब्बत झलकती है। द स्पीकर सेज इन द होल इज अ होल वर्ल्ड मार्क्ड विद बिलव्ड फेस एज अ ग्लोब इज मार्क्ड विद द कॉन्टिनेंट्स। वो कहता है कि जिस तरह से ग्लोब में कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, इसी तरह से उसकी जो बीवी का चेहरा है ना वो उसके लिए सब कुछ है। लव द पोइम सुजेस्ट कैन मेक टू पीपल इन टू ईच अदर्स वर्ल्ड। वो ये बताना चाहता है कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे की दुनिया है। एंड दस टर्न अ फेयरवेल इन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो कहता है कि अगर ऐसा ये जुदा होते हैं तो उनके लिए उनकी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी उनकी, ये क्योंकि वो एक दूसरे को अपनी दुनिया समझते हैं और एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये थी हमारी पोएम। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।